अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। तहरीक इंसाफ एक बार फिर सड़कों पर आने की तैयारी कर रही है और पार्टी क़यादत की जानिब से एहतजाजी तहरीक शुरू करने के इशारे दिए जा रहे हैं। ऐसे में ये सवाल अहमियत इख्तियार कर गया है कि क्या ये एहतजाज इदारों पर दबाव डालने की हिकमत अमली है। तो वाकिफ़ान हाल के मुताबिक ये तहरीक महज सियासी दबाव पैदा करने की एक मुहिम हो सकती है, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब पार्टी को कानूनी महाज पर संगीन चैलेंजेस का सामना है। सबसे अहम बात यह है कि बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की सजाओं के खिलाफ दायर अपीलों पर 5 जून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत मुकर्रर है। ये वो दिन है जब 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में बानी पीटीआई की सजा मुअत्तली की दरखास्त पर फैसला मुतवक्के है। तहरीक इंसाफ के नाक़िदीन का कहना है कि इस एहतजाज और एहतजाजी मुहिम का मकसद मुमकिन अदालती कार्रवाई से कबल इदारों पर सियासी और अवामी दबाव डालना है, ताकि बानी पीटीआई और उनकी अहलिया को रिलीफ दिलवाया जा सके। और इन इल्ज़ामात को तक़वियत उस वक्त मिली जब यह मालूम हुआ कि नैब ने इस केस में अपीलों की समाअत के लिए खुसूसी प्रोसिक्यूशन टीम तश्कील दी है। ये टीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भरपूर कानूनी मौक़िफ़ के साथ मौजूद होगी ताकि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सज़ा की मुअत्तली की मुखालिफत की जा सके। नैब का ये इक़दाम वाज़ेह इशारा देता है कि रियासती इदारे इस मुकदमे को कानूनी तौर पर लड़ने और सज़ा को बरकरार रखने के हक़ में हैं। दूसरी जानिब यह भी हकीकत है कि बानी पीटीआई की जमात एक अरसे से इदारों पर से बैकडोर मुज़ाकरात की कोशिशों में मसरूफ़ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस हवाले से अब तक कोई वाज़े या मस्बत पेशरफ्त नहीं हो सकी है। यही वजह है कि अब तहरीक इंसाफ एहतजाजी सियासत का सहारा ले रही है। अगर 5 जून की समाअत में बानी पीटीआई को रिलीफ नहीं मिलता तो सड़कों पर निकल कर रियासती इदारों और अदलिया पर अवामी दबाव डालने की कोशिश मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकती है। यानी तहरीक इंसाफ प्रेशर पॉलिटिक्स का सहारा लेगी, जिसका मकसद सियासी या कानूनी रियायत हासिल करना होगा। और उसके साथ ही ये तासुर देना भी मकसूद हो सकता है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ तहरीक इंसाफ की कोई डील होती है तो उस सूरत में पीटीआई के सपोर्टर्स और वोटर्स मायूस हो सकते हैं। इसलिए अवामी एहतजाज की कॉल दी जा रही है ताकि तहरीक इंसाफ अपने सपोर्टर्स और वोटर्स को यह पैगाम दे सके कि एहतजाजी तहरीक के दबाव में इदारों ने रिलीफ दिया है। अब शायद यही वजह है कि तहरीक इंसाफ एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान कर रही है। इस हवाले से सलमान अकरम राजा भी एहतजाज का इंदिया देते हुए कह रहे हैं कि कौमों के फैसले सड़कों पर होते हैं, अदालतों में नहीं। अब इससे पहले बैरिस्टर अली जफर भी एहतजाजी तहरीक चलाने की बात कर चुके हैं। दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि मज़ाहमती रविश या मज़ाहमती तहरीक तहरीक इंसाफ के गले पड़ेगी। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत बसर साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम शौकत बसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बसर साहब, ये फैसला हो गया कि मफाहमत नहीं बल्कि मज़ाहमत होगी, फैसले सड़कों पर होंगे? ज़ाहिर है, जब पाकिस्तान के अंदर ना कोई आइन है ना कानून है, बल्कि जंगल का कानून है, कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। अदालतें जो हैं 26वीं तरमीम के बाद अमली तौर पर पहले ही पाकिस्तान में अदालती निज़ाम अपनी लोएस्ट सतह पे था, दुनिया के अंदर तीसरे या चौथे नंबर पे नीचे से। तो जब ये हालात हों तो ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है। हम कोई अपनी ज़ात के लिए फ़ायदा लेना होता, कोई डील करनी होती थी इमरान खान साहब से, तो पहले ही हफ्ते जब वो अटक जेल में बंद थे उस वक्त भी मुज़ाकरात किए गए। 8 फरवरी के बाद भी हुकूमतें देने के लिए तैयार थे। आप 3 साल के लिए खामोश हो जाएं, आपको इक़्तिदार में ले आएंगे, आप अपनी गला शिफ्ट हो जाए, हर तरह की ऑफर की गई। लेकिन खान साहब ने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान जो है उसके हालात ये हैं कि यहाँ पर लोगों की जान माल इज्जत महफूज नहीं है, लोग महंगाई और बेरोजगारी से मर रहे हैं। उसका एक ही हल है, वो हल है 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन, कि तमाम इदारे अपने अपनी हदूद में रहकर काम करें। आपने कहा बैकडोर मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट से, बिल्कुल नहीं, हम फ्रंट डोर मुज़ाकरात उनसे करना चाहते हैं। और इमरान खान साहब ने, आपको याद होगा, खुद स्टेटमेंट दिया जेल के अंदर से कि 3 इश्यूज के ऊपर, कि बैरूनी जारियत जो कि मोदी जो इस वक्त दहशतगर्द है जिससे पाकिस्तान के अमन को खतरा है, उसके हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से, मुआशी हालात के हवाले से अनकंडीशनल मुज़ाकरात करना चाहता हूँ, अपनी ज़ात के लिए नहीं, डील के लिए नहीं, सिर्फ मुल्क की खातर। तो इसलिए हम उनसे मुज़ाकरात करेंगे, रेहान जिनके हाथ में इख्तियार है, ताकत है, जिन्होंने जी आपने मुज़ाकरात की बात की, बानी पीटीआई ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट उनसे बात करे, तो कोई मस्बत जवाब नहीं आया और मस्बत जवाब ना आने के नतीजे में ही आपने एहतजाजी तहरीक का फैसला किया। मुस्बत जवाब एहतियाजी तहरीक तो हम 3 साल से कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान में इस वक्त आइन मुअत्तल हो चुका है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, बुनियादी इंसानी हकूक़ का जनाजा निकाला जा चुका है। जिस तरह इलेक्शन को लूटा गया, रिगिंग की गई, हम लोग तो 3 साल से सड़कों पे। मेरे भाई, आप ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर ज़िया का मार्शल आर्ट, लेकिन बस साहब कोई मौसर एहतजाजी तहरीक या मौसर सियासी तहरीक जन्म नहीं ले सकी। 9 मई का मामला हो या 26 नवंबर का मामला हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गले की हड्डी बन गया। एट दिस पॉइंट इन टाइम जब आप सड़कों पे आने का इंदिया दे रहे हैं तो आपके पास क्या ऑप्शन है? ये क्या होगा? ये कोई मार्च होगा जो अल्टीमेटली धरने में कन्वर्ट होगा, पूरे मुल्क में होगा, शटर डाउन होगा, सड़कें क्या करेंगे? क्या क्या ऑप्शन है आपके पास?
अगर हम सरेआम हमारा एहतजाज इतना मौसर ना होता तो हम लोग जेलों में बंद ना होते, हमारे लीडर वज़ीर आज़म इमरान खान 600 दिन से जायद 200 से ज्यादा मुकदमात में जेल में बंद ना होते, उनकी बीवी बुशरा बीबी जिनका कसूर सिर्फ ये है कि वो डटकर इमरान खान के साथ देखिए खड़ी बसर हैं, साहब, ये उन पर मोमेंटम बन रहा था, लेकिन मोमेंटम आहिस्ता आहिस्ता ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डाई डाउन हुआ है। लोग उस तरह से मोबिलाइज नहीं हुए, मोटिवेटेड नहीं रहे, ये तो आपको मानना पड़ेगा ना। यार मैं आप वही अर्ज कर रहा था, पहले वजाहत कर रहा हूँ। आपने कहा ना मौसर एहतजाज, जी मौसर एहतजाज पाकिस्तान में जितना और पुरअमन रहकर तहरीक इंसाफ ने किया, माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। हमने हर तरह का जुल्म जबर सह रहे हैं। हमारे यहाँ आज तक पाकिस्तान की तारीख में ये नहीं हुआ था, बदतरीन मार्शल में भी नहीं हुआ था, हमें वहां पर इस तरह रुस्वा नहीं किया जाता था कि कैंसर सर्वाइवर डॉक्टर यास्मीन राशिद, उसे इतना डर है इस निजाम को कि उनको जेल में बंद किया गया। बुशरा बीबी से यार मामा पैंतियां पढ़ाते सब दियां सांझियां होंदियां ने, कम से कम वहां तो शर्म और हया करनी चाहिए। इसलिए मेरे भाई, अगर हमसे कोई खतरा नहीं है, हम उस एहतजाज नहीं कर सकते, तो क्यों इमरान खान साहब को जेल में बंद किया हुआ है? क्यों आपने शाह महमूद कुरैशी को जेल में बंद किया हुआ है? क्यों आज भी रात आपने समड़ियाल के अंदर आपने कंटेनर्स लगाकर आपने गुंडागर्दी बस सब देखिए, पावर टॉक्स टू पावर का प्रिंसिपल तो है। जाहिर है आप जब बात करते हैं तो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे करते हैं। आज वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ नहीं है जो आज से 6-7 महीने पहले थी। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे नहीं खड़ी हुई। पोजीशन ऑफ वीकनेस के साथ तो कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं होता। इस्टेब्लिशमेंट हो या हुकूमत हो, दे सीम्स टू बी इन अ मोर कंफर्टेबल पोजीशन। अब आप क्या करेंगे ऐसा कि वो कंफर्टेबल ना रहे? आज स्टैब्लिशमेंट इन फार्म 47 के नमूनों, अर्दली वजीर आजम और ये मैडम चीफ मिनिस्टर के सर से हाथ उठा ले, ये जाली हुकूमत 24 घंटे कायम नहीं रह सकती। 90% कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। 3 साल आपने जुल्म जबर करके देख लिया। 8 फरवरी को 2/3 मेजोरिटी मिली। कल भी से समड़ियाल के अंदर जहां बस सर, फिर मैं यही तो कह रहा हूँ कि आप इस्टेब्लिशमेंट, सर मेरा सवाल ले लेना सर, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ ही देख रहे हैं आप। फिर इस्टेब्लिशमेंट अगर ये कर दे, ये देखिए मेरी बात सुन लेना। अब अगर इस्टेब्लिशमेंट ये कर दे, हमारे लिए रास्ता बना दे, इसके सर से हाथ उठा दे, हमारे सर पे हाथ रख दे, आज भी आप उसी का इंतजार कर रहे हैं, तो तुसी आप भी कुछ करो ना। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ एस्टैब्लिशमेंट ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਨਾ रखे। बेचारे अब कौंसलर मुंतखब नहीं हो सकते, ये नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ या मरियम बीबी, जिन्हों के घर वाले उन्होंने नाल नहीं, मोहल्ले वाले नाल नहीं, तो आप अगर बंदूक के जोर पे हर इदारा हाईजैक कर लेंगे, आप अदालतों को इंसाफ नहीं देने देंगे, आप वहां पर अदलिया को कैद कर लेंगे, तो मेरे भाई मुझे बताइए हमारे पास क्या रास्ता बचता है सिवाय एहतजाज के? हम एस्टेब्लिशमेंट को क्यों कह रहे हैं? देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, हमारे साथ कितना जुल्म जबर हुआ। इंडिया के खिलाफ जंग हुई, सबसे पहले इमरान खान साहब ने ललकारा जेल के अंदर से उस दहशतगर्द मोदी को, जो आरएसएस का नजरिया रखता है, जो हिंदुत्व का नजरिया रखता है। उन्होंने कहा हम सब लोग, इसके बावजूद हमारे सियासी इख्तलाफात हैं, मसाइल हैं, हम लोग सब लोग सीधा पलाई दीवार की तरफ खड़े हो गए अपने नौजवान फौज के जवानों के साथ, शाहीनों के साथ और फौज के साथ। लेकिन जो हुकूमत में इन्होंने मुसल्लत किए हुए हैं, एक बयान रेहान मुझे दिखा दें, वो नवाज शरीफ हो, वो मरियम हो, वो शहबाज शरीफ, दहशतगर्द मोदी के खिलाफ दिया गया हो। हम आज भी कहते हैं कि स्टैब्लिशमेंट का काम सियासत में मुदाखलत करना नहीं है। स्टैब्लिशमेंट का काम सिर्फ और सिर्फ सरहदों की हिफाजत है। आपने देखा जब वो सरहदों की हिफाजत अच्छा बस साहब देखिए, आपने अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश की कि आपने इस पाक भारत तनाज़े के दौरान बहुत अच्छा बिहेव किया है, बहुत अच्छे बच्चे रहे हैं। तो अच्छे बच्चे बन के रहे ना सर, फिर आप बुरे बच्चे बनने लगे, फिर आप कह रहे हैं हमें एहतजाज करेंगे। अगर अपना हक लेना बुरा है, अपना हक एहतजाज करना बुराई है, तो ये हम 100 बार करेंगे। ये हमें पाकिस्तान का आइन हक देता है, पाकिस्तान की अवाम हक देती है, पाकिस्तान की जमहूरियत हक देती है। इस तरह बानी पीटीआई को आप रिहा करा लेंगे? मैं सवाल किया, ऑप्शन क्या है ना आपके पास बानी पीटीआई की रिहाई का? मैं अगर हमने नवाज शरीफ की तरह डील करके रिहा होना होता तो हमें खान साहब को 600 से ज्यादा दिन जेल में बंद रहने की जरूरत नहीं थी। नवाज शरीफ की तरह वो डील करते, कहते 10 साल दिए, फिर कहते 5 साल दिए, फिर निकल जाते, फिर दोबारा डील करते, तो आप लंदन चले जाते 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे। वो तो ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। भाई खान साहब ने क्या कहा कि मुझे सिर्फ इतना हम करें, खामोश रहें, इस जाली निजाम को चलने दें, जाली सिस्टम को चलने दें, बाहर आके खान साहब एहतजाज ना करें, तो खान साहब कल रात बाहर आ जाएंगे। ये नहीं होगा। इसलिए हम बड़ा क्लियर अब देखें, आप सुने, स्टैब्लिशमेंट ने जिन नमूनों के सर पे हाथ रखा हुआ है, कल समड़ियाल में देख लिया, कह रहे थे कि बड़ी हमारी पॉपुलैरिटी ग्राफ हाई हो गया है। बस साहब आपकी वैसे पॉपुलैरिटी जो कल हुआ है उसमें आपने कुछ गौर किया है कि कितने नंबर पे आप आए?
वैसे अगर मेरा भाई जो है अगर गौर से देख रहा होता, अगर वो आपको नजर आ जाता किस तरह रिटर्निंग अफसरों को बेचारों को बंदूक की नोक पे नहीं उनको पुलिस बस्तर ने साहब, अगवा ये किया। तो मुल्क की असल सियासी बने तारीख में यार, हमेशा हारने वाला यही कहता है कि बदतरीन धांधली हुई बात है। सुन लेना, बात सुन ले मेरे भाई, हम धांधली नहीं, हम कहते हैं धांधला हुआ। अगर आपने इसी तरह इलेक्शन कराने हैं तो क्यों पैसा जाया करते हैं, जारी कर दिया करें कि ये फलां फलां लोग हैं वो जीत जाएंगे। ठीक है, मैं फिर मुझे आपको अर्ज कर रहा हूँ, हुआ क्या, सुने सुने, हुआ क्या, हुआ ये, वहां पे मैं ग्राउंड पे मौजूद था। आप रोपो वाली में आप ले लें, आप मित्रा वाली में ले लें, धील में ले लें, भाईजान वहां पर पुलिस ने फार्म 45 हमें नहीं लेने दिए। वहां पर चूंकि वारदात क्या है, आठ देखे ना, अच्छा बस्तर कहते साहब, हैं मुझे चोर चोरी। मुझे ना यार एक ब्रेक। फिक्रा, जी जी एक जी। एक फिक्रा, जी जी। कहते हैं चोर चोरी तो जाता पर हेरा फेरी तो नहीं जाता। इन्होंने फार्म 47 वाला काम देख लिया तो वो कटिंग करनी पड़ी, बनाने पड़े, ठीक बड़ा कुछ हो। अब ये वारदात इन्होंने फार्म 45 पे ठीक डाली बस्तर है, साहब, आई लेकिन हैव टू एक टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक हियर। शौकत बस्तर साहब पाकिस्तान तहरीक वहाँ हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। यूक्रेन और रूस के दरमियान जंगी हालात दिन ब दिन संगीन होते जा रहे हैं। हाल ही में यूक्रेन ने रूस की एयरफोर्स पर एक बड़ा और मुल्कगीर हमला किया है जिसे ऑपरेशन स्पाइडर वेब का नाम दिया गया है। ये कार्रवाई दुनिया भर में जेर बहस आई क्योंकि इसमें रूस को तकरीबन $7 अरब का नुकसान पहुंचा है। गो के इस नुकसान का सही अंदाजा लगाना तो मुश्किल है, लेकिन एक बात वाज़ेह है कि यूक्रेन ने इस हमले के जरिए ना सिर्फ रूस की फौजी ताकत को ज़र्ब पहुंचाई है, बल्कि दुनिया को यह पैगाम दे दिया है कि वो भी जंग से पीछे नहीं हटा। यूक्रेन की खुफिया एजेंसीज के बकौल इस हमले में 40 से ज़ायद ऐसे बमबार तैयारों को निशाना बनाया गया जो एटमी हथियार ले जाने की सलाहियत रखते हैं। ये तैयारे रूस के मिसाइल हमलों का अहम जरिया थे और इस हमले से रूस के फ़ज़ाई बेड़े का तकरीबन 1/3 हिस्सा तबाह हो गया है। ये पूरा ऑपरेशन 18 माह की मनसूबाबंदी के बाद मुमकिन हुआ। यूक्रेन ने छोटे छोटे ड्रोन्स कोन में छुपा कर रूस के अंदर पहुंचाए, जहां से उसने मुख्तलिफ एयर बेसिस को निशाना बनाया। दिफाई माहिरीन का मानना है कि इस तरह की कार्रवाई दुनिया की किसी भी खुफिया एजेंसी के लिए एक नई मिसाल है। रूस के जो बमबार तैयारे तबाह हुए हैं वो ना सिर्फ बहुत महंगे थे, बल्कि उनकी मरम्मत भी मुमकिन नहीं और नए तैयारे बनाना भी तकरीबन नामुमकिन है। इस नुकसान से रूस की दिफाई ताकत को बड़ा धचका लगा है। इस हमले के बाद सबसे अहम सवाल ये उठ रहा है कि यूक्रेन, जिसे कुछ अरसे पहले तक शिकस्त खुर्दा समझा जा रहा था, वो एक ऐसा बड़ा हमला कैसे कर सकता है। इसका जवाब यह है कि यूक्रेन को मगरबी, खास तौर पर नेटो की गैर रस्मी हिमायत हासिल है। नेटो के कई ममालिक, खास तौर पर अमरीका यूक्रेन को जदीद हथियार, मालूमात और माली मदद फराम कर रहे हैं। गो कि नेटो की अफवाज बराह रास्त जंग में शामिल नहीं है, लेकिन वो यूक्रेन की पुश पर मौजूद हैं और रूस को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेन अब नेटो का एक गैर एलानिया इत्तेहादी बन चुका है, जो सिर्फ रूस के खिलाफ नहीं लड़ रहा बल्कि मगरब की एक अलामत भी बना हुआ है। अब इस जंग के असरात सिर्फ मैदान जंग तक महदूद नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की मईशत पर भी गहरे असरात डाल रहे हैं। सबसे पहला असर तवानाई के शोबे पर पड़ रहा है, जैसा कि रूस दुनिया के बड़े तेल और गैस फराम करने वाले ममालिक में शामिल है। दोनों ममालिक में जंग शुरू होने के बाद से यूरोप ने रूसी तेल और गैस पर इन्हिसार कम करना शुरू कर दिया है, जिससे दुनिया भर में उनकी कीमतें बढ़ गई हैं। इसके नतीजे में ईंधन, बिजली और सनतों की लागत में इजाफा हुआ है और महंगाई ने दुनिया भर को मुतासर किया है। इसी तरह खुराक की सूरत हाल भी ख़राब हो गई है। यूक्रेन दुनिया का एक अहम ज़रई मुल्क है जो गंदम, मकई और सूरजमुखी का तेल बरामद करता है। जंग के बायस यूक्रेनी बंदरगाहें बंद हो गई और खेतों की पैदावार कम हुई है, जिससे मशरिक़ वस्ता, अफ्रीका और एशियाई ममालिक में खुराक की किल्लत पैदा हो गई है। खुराक की कीमतों में इजाफे से ख़ास तौर पर गरीब ममालिक मुतासर हुए हैं और कहत जैसे हालात पैदा होने लगे हैं। आलमी इदारे खबरदार कर चुके हैं कि अगर ये जंग जारी रही तो दुनिया को शदीद ग़िज़ाई बहरान का सामना हो सकता है, जबकि रूस पर लगाई जाने वाली इक़्तिसादी पाबंदियों ने भी आलमी सप्लाई चेन को मुतासर किया है। रूस से निकलने वाली कई अहम अशिया जैसे मादनियात, खाद्य और सनती सामान की फराहमी में खलल आया है, जिससे कई ममालिक की फैक्ट्रीज़ की लागत में इजाफा हुआ है। इसके साथ साथ यूरोपीय ममालिक ने जंग के बाद अपने दिफाई बजट में इजाफा कर दिया है। असलहे की सनतों को ज़्यादा ऑर्डर्स मिले हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि तालीम, सेहत और तरक्याती कामों की बजाय हथियारों पर खर्च होने लगा है, जो दुनिया को मजीद खतरे की तरफ ले जा रहा है। इस जंग ने सरमायागारों का एतमाद भी कम किया है। दुनिया की स्टॉक मार्केट्स में उतार चढ़ाव बढ़ गया है, शरह सूद में इजाफा हुआ है और तरक्की पजीर ममालिक के लिए कर्ज वापस करना मुश्किल हो गया है। महंगाई और माली मसाइल की वजह से इन ममालिक की मईशतें मजीद कमज़ोर हो रही हैं। आलमी बैंक और IMF ने भी खबरदार किया है कि अगर ये जंग जल्द ना रुकी तो दुनिया की माशी तरक्की मजीद सुस्त हो जाएगी। अब ये जंग सिर्फ यूक्रेन और रूस के बीच नहीं है, बल्कि एक आलमी मसला है। मगरबी दुनिया और रूस, चीन जैसे ब्लॉक में एक नई सर्द जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। दुनिया अब दो हिस्सों में बढ़ती जा रही है और इसका असर मईशत, सियासत, दफा और खुराक समेत
हर शोबे पर हो रहा है। जब तक ये जंग खत्म नहीं होती, दुनिया को अदम इस्तेहकाम, महंगाई और माशी दबाव का सामना रहेगा। अब देखना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो पाकिस्तान और भारत के माबैन जंग रोकने का क्रेडिट लेते रहे हैं, वो इन दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ती जंग जो एटमी जंग में तब्दील हो सकती है, उसको रोकने में किरदार अदा कर सकते हैं या नहीं। इस वक्त इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट उस्मान शाहिद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। उस्मान साहब, ये यूक्रेन ने जो फ्रंट ओपन किया और ज़ाहिर है हैरत में डाल दिया बहुत सारे ममालिक को, इवन रशिया इंक्लूडिंग रशिया, कि जितना बड़ा और मैसिव लेवल के ऊपर नुकसान पहुंचाया इस अटैक से, जो अपनी नौयत का एक मुनफरिद वाक़या था। क्या ये यूक्रेन तने तनहा कर सकता है, या आपका तासुर भी यही है कि उसको पूरी सपोर्ट हासिल है नेटो की और वेस्ट की? जी डेफिनेटली, जिस तरीके से एसबीयू जो उनकी मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो खुद दावा कर रही है कि 18 माह लगे इस सारे कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन के अंदर। और डेफिनेटली हम देखते हैं कि माजी के अंदर जो बाइडन की गवर्नमेंट की तरफ से मुकम्मल जो है हमायत हासिल थी, माली लिहाज से, दफाई लिहाज से भी, और यूरोप जिस तरीके से इंटैक्ट था। तो मेरे ख्याल में डेफिनेटली यूक्रेन की जो मिलिट्री है वो अमेरिकन और यूरोप की मदद के बगैर इतना बड़ा ऑपरेशन 5 रीजन्स के अंदर करना, उसके लिए ऑपरेट तकरीबन नामुमकिन मैं समझता हूँ उसको है। हम देखते हैं कि जिन रीजन्स को टारगेट किया गया उनमें साइबेरिया और फार ईस्ट है। साइबेरिया बिल्कुल अलास्का के करीब है अमेरिका के। तो डेफिनेटली स्मगलिंग के मामले के अंदर भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन्हें डेफिनेटली मदद हासिल थी इसके अंदर है। लेकिन इसकी टाइमिंग बड़ी सिग्निफिकेंस है, इसमें कोई शक नहीं, दे कुड हैव डन वेल बिफोर टाइम। लेकिन जिस वक्त में इस्तांबुल में डायरेक्ट टॉक्स हो रही हैं पहली दफ़ा यूक्रेन और रशिया की, उस वक्त यूक्रेन का ये अपना क्या कहते हैं स्टेप लेना, और जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर स्ट्रेटेजिक एविएशन के हवाले से लोग जो हैं वो उसी तरीके से ही मखमसे का शिकार है जैसे 10 मई को पाकिस्तान के रिस्पांस के बाद हमने दुनिया में देखा। तो मेरे ख्याल में ये इंटरनेशनल परसेप्शन जो थी कि यूक्रेन अपना बोझ या अपने मामलात को उस तरह मैनेज नहीं कर सकता, और रशिया जो है वो मास्टर स्ट्रेटजिस्ट है, सारी वॉर को कार्व आउट वो खुद कर रहे हैं, तो वो मजीद इसको जो है आगे लेके डोनाल्ड ट्रंप चलना नहीं चाहता था। तो मेरे ख्याल में कैफ ने एक मैसेज भेजा है अमेरिका को कि आप हमें इतना कमज़ोर ना समझें। और यूरोप, क्योंकि हम देखते हैं यूरोप किसी सूरत में डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो है उस तरीके से मेंटली सिंक्रोनाइज नहीं करता कि पुतिन को किसी तरह से सेफ पैसेज दिया जाए। इसमें कोई शक नहीं, ये पुतिन ने अनजस्ट वॉर जो लॉन्च की है, इसके पीछे यूरोप की 3 दहाइयों पर मुश्तमिल वो ब्लंडर है जिसकी कोई जवाब, कोई गुंजाइश नहीं बनती थी। जब 91 के अंदर सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन हुई थी तो नेटो को रखने का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वारसा पैक्ट खत्म हो चुका हुआ था। लेकिन जिस तरीके से ओवर द टाइम तकरीबन तमाम कंट्रीज को उन्होंने नेटो में शामिल किया और ईस्ट वर्ल्ड की तरफ एक्सपेंशन स्टार्ट कर दी, तो हमेशा रशिया इसको बफर जोन के तौर पर देखता है यूक्रेन को, क्योंकि ये वही एरिया है जहां से वहां अटैक हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर। नाज़ीज़ ने अटैक किया था, उसके अलावा नेपोलियन ने अटैक किया था। रशिया तीनों तरफ से पहाड़ों में घिरा हुआ कंट्री है, सिर्फ एक साइड उसकी जो है वो बड़ी अपना हम देखते हैं कंप्रोमाइज। अच्छा उस्मान साहब, जैसे आपने फरमाया कि वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक तरफ इस्तांबुल के अंदर बैठक लगी हुई है, दूसरी तरफ यूक्रेन ने एक ये फ्रंट ओपन कर लिया है, बड़ा इंपॉर्टेंट, मतलब इसमें क्या मैसेजिंग क्या है, क्या मैसेज देने की कोशिश की गई है ये करके? जी, इसमें सबसे बड़ा मैसेज तो ये है कि अगर आप हमें असले की सप्लाई मुसलसल उसी तरीके से जारी रखेंगे जिस तरीके से पिछले 3 साल में 22 फरवरी के बाद से है, तो हम इस वॉर के अंदर पुतिन को पुश कर सकते हैं। हम देखते हैं कि पुतिन ने स्प्रिंग के अंदर जिस तरीके से ऑफेंस लॉन्च किया है, उसके अंदर जो इंटरनेशनल रिपोर्ट आई है इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज ऑफ वॉर की, मई के महीने में तकरीबन पुतिन ने 509 किलोमीटर का जो मुरब्बा किलोमीटर का एरिया जो है उसे कन्फस्केट किया उसने। और पिछले महीनों की निस्बत ये तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसका मतलब है कि वो पेशकदमी भी साथ साथ कर रहे हैं और साथ साथ मुज़ाकरात भी कर रहे हैं। पुतिन अपने टर्म्स पे लेके आना चाहते हैं कैफ को। कैफ की ये टाइमिंग बताती है कि कैफ किसी सूरत के अंदर पुतिन को वो मार्जिन या माइलेज देने को तैयार नहीं। हम देखते हैं कि अभी भी वो लिथुआनिया के अंदर बैठ के बात कर रहे हैं कि आप इन पर पाबंदियां लगाएं, और जिस तरीके से रोबस्ट तरीके से फ्रांस और यूके इस मामले के अंदर हमें साथ खड़े नजर आते हैं कैफ के, वो अनप्रेसिडेंटेड है। अभी पिछले हफ्ते
फ्रांस ने और यूके ने पाबंदियां लगा दी उस शैडो फ्लीट के ऊपर कि ये छुप के भी पेट्रोल ना बेच सकें, और डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ रजीम इम्पोज करने के बाद जो ऑयल प्राइसेस नीचे आई हैं उससे बड़ा डेंट पड़ा है रशिया की इकोनॉमी को है। लेकिन दूसरे एंड के ऊपर हम देखते हैं कि जो फैक्ट्स आ रहे हैं वो बड़े हॉरेंडस हैं कि इस वक्त 4 लाख रूसी आर्मी जो है 2.5 लाख यूक्रेनी आर्मी के आमने सामने फ्रंट लाइन के ऊपर खड़े हैं। लेकिन डेथ टोल देखें तो यूक्रेन के तकरीबन 70,000 से 1 लाख के करीब मारे जा चुके हैं फौजी, और 35,000 मिसिंग है। लेकिन रशिया को यहाँ पे एडवांटेज ये है कि पॉपुलेशन 4 गुना बढ़ी है, और दूसरा वहां पे रिक्रूटमेंट का एडवांटेज हासिल इसके है। बावजूद भी टॉक्स जारी रहेंगी? आप देख रहे हैं कि ये टॉक्स इन द मिडल ऑफ दिस भी जारी रहेंगी या फिर हॉल्ट हो जाएगा ये प्रोसेस अभी? नहीं, मैं ये सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि इस सारे हमले के बावजूद दोनों जो अपना फरीक थे उन्होंने टॉक्स को सस्पेंड नहीं किया। और अभी जब हम ये बात कर रहे हैं तो इंटरनेशनल प्रेस बता रहा है कि तकरीबन 2 घंटे पहले रशिया ने एक ऑफेंस लॉन्च किया जिसके अंदर अभी तक 10 लोग उनके मारे जा चुके हैं यूक्रेन के, और एरियल बम्बार्डमेंट हो रही है वहाँ पे तेजी से। ऑफकोर्स एक उसका जो एग्रेशन है वो तो हमें अंदाजा था कि इस हमले के बाद अनलीश होगा। तो मेरे ख्याल में ऐसे माहौल में टॉक्स होना जो है फ्यूटाइल एक्सरसाइज है। लेकिन वो डोनाल्ड ट्रंप को ये मैसेज देना चाहता है कईफ कि हम तो बैठे हुए यहाँ के ऊपर है, रशिया क्या कर रहा है। तो इसमें हमें देखना पड़ेगा जो यूरोप है वो एक्सप्लॉइट कर रहा है सारी सिचुएशन को, वो यूक्रेन को आगे खड़ा कर रहा है और इसे बफर जोन ही कंसीडर करना चाहता है। जबकि पीछे वो क्या कर रहे हैं, पीछे अपना जो स्पेंडिंग है वो बढ़ा रहे हैं उसके ऊपर, क्योंकि स्टॉक पाइल इतना ज्यादा नहीं है। 75,000 टोटल आर्मी है यूके की, जबकि हमारी पुलिस यहाँ पे 90,000 से ज्यादा है। तो मेरे ख्याल में उन्हें लग रहा है कि अगर इस मूवमेंट को हमने डाइल्यूट कर दिया और कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन में आ गए तो पुतिन डिक्टेट करेगा, बुली करेगा आने वाले वक्त के अंदर ही। इसीलिए हम देखते हैं बड़ा स्टर्न स्टांस लिया उसने, कार्ल स्टाइमर ने भी और वहां पे इमैनुअल मैक्रोन ने भी। वो नहीं चाहते कि यहाँ के ऊपर सीज फायर हो, जो हमें अंदाजा है, और अब वो कोशिश कर रहे हैं अगर सीज फायर हो भी तो नेटो के ट्रूप्स वहां पे डिप्लॉय किए जाएं। लेकिन पुतिन ने परसों ही कहा है अगर नेटो के ट्रूप्स यहाँ पे डिप्लॉय होते हैं तो वो लेजिटिमेट टारगेट होगा और हमारी आर्मी उन्हें हिट करेगी। सिचुएशन इंतहाई खराब होती जा रही है यूरोप के अंदर, और मेरे ख्याल में आने वाले वक्त के अंदर डोनाल्ड ट्रंप सीम्स टू बी क्वाइट ऑब्लिवियस। वो सिर्फ स्टेटमेंट की हद तक अपना उनका रोल अभी रहा है। हमने देखा 2 वीक पहले कि पुतिन जो है नट्स हो गया, वो कुछ कर नहीं रहा उस तरह से जिस तरह मैं चाहता था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप मुझे लगता है जिस तरीके से इंडिया पाकिस्तान के केस के अंदर एक्टिव थे, वो स्टार्ट के दिनों में अंदर तो नजर आते हैं हमें यहाँ के ऊपर बात कराते हुए, लेकिन उस तरीके से जिस तरह से इस्तांबुल में मुज़ाकरात हो रहे हैं, जबकि पिछले जो थे मुज़ाकरात सऊदी अरेबिया में, उसमें विटकॉफ हमें बैठे नजर आते हैं डोनाल्ड ट्रंप के नुमाइंदे, और डोनाल्ड ट्रंप के रजीम के जो लोग हैं वहाँ के ऊपर मार्को रूबियो भी मौजूद हैं, जेडी वैंस भी बात के अंदर बाद में गए। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि अमेरिका दूर दूर तक इसको फैसिलिटेट नहीं कर रहा, और यूरोप भी उस तरीके से इसको संजीदा नहीं देखता। और कई खुद अभी एक दिन पहले की स्टेटमेंट है ज़ेलेंस्की की कि मैं किसी सूरत में इसकी टर्म्स के ऊपर जो है मामलात को आगे लेके नहीं जाऊंगा। तो मुझे लगता है कि वॉर के अंदर जितने इस वक्त फरीक हैं कोई भी संजीदा नहीं है सीज फायर में, क्योंकि हर कोई अपनी टर्म से बात को आगे लेके जाना चाहता है। लेकिन पुतिन नो डाउट जो सूरत हाल पुतिन के लिए है, पुतिन के हवाले से जॉन मीर शेमर कहते हैं कि पुतिन न्यूक्लियर जोन को अनफोल्ड कर सकते हैं अगर उन्हें किसी लम्हे भी ये फील हुआ कि वॉर के अंदर उनकी सिचुएशन जो है कंप्रोमाइज्ड हो रही है। तो फिर तो मेजर स्टेक होल्डर्स को इंटरवीन करना पड़ेगा ना सर। व्हाट रोल डोनाल्ड ट्रंप हैज़ टू प्ले नाउ, जो वॉर नहीं बल्कि ट्रेड की बात करते हैं। फिर हमने देखा था उनकी मुलाकात भी हुई यूक्रेनी वज़ीर-ए-आज़म, और फिर वो बुली भी कर रहे थे इस दौरान ही। तो अब व्हाट रोल ही हैज़ टू प्ले नाउ? जी जी, मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप को एक मैसेज दिया है कईफ ने कि 19% उनके रकबे के ऊपर एक अग्रेसर का कब्जा है, और डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू में कहा था कि वो इसी के साथ ही आगे लेके चले मामले को, जिसपे कईफ किसी सूरत में तैयार नहीं। उन्हें लगता है 2014 में क्राइमिया हुआ, उस पर हमने खामोशी इख्तियार की, 2025 में अगर सेम डील होती है तो ये जो पेशकदमी है ये इनकी जारी रहेगी है, और इसके ऊपर कईफ से ज़्यादा यूरोप जो है उसके कंसर्न्स हैं। उन्हें लगता है अगर इस बफर जोन को तोड़ दिया उसने तो वो पोलैंड पे अटैक कर सकता है और दोबारा से वॉर अनफोल्ड हो सकती है, जिस तरह सेकंड वर्ल्ड वॉर में पोलैंड पे नाचीज ने अटैक किया। मेरे ख्याल में पुतिन के नो डाउट हाथ में इस वक्त बहुत कुछ है, लेकिन पुतिन माइलेज लिए बगैर इस मामले को मुझे लगता है डाइल्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें सेफ पैसेज दिया था, फेस सेविंग दी थी पिछले चंद महीने में, उनके पास बड़ी गुंजाइश थी कि वो उस मामले के अंदर नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर आ जाते। लेकिन जिस तरीके से एक अग्रेशन हमने देखा पुतिन की तरफ से, जिस तरीके से मिसाइल स्ट्राइक्स हुई हैं और जिस तरीके से अभी रिस्पॉन्स आया है, मुझे लगता है सिचुएशन ऑल टुगेदर चेंज हो चुकी हुई है। अब कई जी आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक है। उस्मान शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। उस्मान शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी डिटेल से इस कॉन्फ्लिक्ट को जो एक्सप्लेन कर रहे थे। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ज़ाहिर है इस कॉन्फ्लिक्ट का इकोनॉमिक इम्पैक्ट है पाकिस्तान के अंदर, जो इस वक्त माशी है प्री बजट, उससे कुछ बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ है।
हुकूमत IMF की सख्त शराइत की पाबंद है, लेकिन वो आइंदा बजट में दरमियाने तबके के तनख्वाहदार अफराद और ख़ास तौर पर रियल एस्टेट के कारोबारी अफराद को टैक्स में रिलीफ देने की शदीद ख्वाहिश रखती है। ये ख्वाहिश इस वक्त मजीद बढ़ी जब हाल ही में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जंग में कामयाबी हासिल की। हुकूमती जमात उम्मीद रखती है कि इस कामयाबी से पैदा होने वाली खुशी के माहौल को सियासी फ़ायदे में बदला जा सकता है। लेकिन सवाल ये है, क्या हुकूमत IMF से कोई नरमी हासिल कर पाएगी ताकि वो ये रिलीफ देने का मंसूबा अमली तौर पर नाफिज कर सके और आवाम की हिमायत हासिल कर सके? तो इस हवाले से हुकूमत और IMF में इख्तलाफ सामने आया है और यही वजह है कि हुकूमत ने अपना बजट पेश करने में एक हफ्ते से ज़्यादा ताख़ीर की है और अब ये बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। इस ताख़ीर की वजह यह थी कि गुज़श्ता माह IMF मिशन के साथ बजट पर बातचीत मुकम्मल नहीं हो सकी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत और IMF के दरमियान इतफाक़ ना होने की बड़ी और बुनियादी वजह दिफाई अखराजात में इजाफे और आम लोगों और कारोबारी इदारों को टैक्स में छूट देने के मंसूबे थे। IMF का बाद में एक बयान में कहना था कि बजट पर बातचीत अगले चंद दिनों में ऑनलाइन जारी रखेगी, जो इस बात का सबूत है कि अभी भी दोनों के दरमियान इख्तलाफात मौजूद हैं। अभी तक इन मुज़ाकरात का कोई हतमी नतीजा नहीं निकला। IMF को खदशा है कि अगर हुकूमत ने दिफाई अखराजात बढ़ा दिए और टैक्स में रियायत दे दी तो इससे वो बुनियादी बजट सरप्लस मुतासर होगा, जिस पर दोनों ने 1.6% GDP का हदफ तय किया था। बजट सरप्लस का मतलब ये है कि हुकूमत की आमदन उसकी अखराजात से ज़्यादा हो, जिससे मुल्क का कर्ज कम हो सकता है। IMF चाहता है कि हुकूमत कोई काबिल एतबार मनसूबा पेश करे जिसमें बताया जाए कि अगर अखराजात बढ़ें और टैक्स कम हो तो इस सूरत में आमदन कहाँ से बढ़ेगी। IMF इन खदशात का इजहार इसलिए भी कर रहा है क्योंकि रवा माली साल के पहले 11 महीनों में टैक्स वसूली में 1 खरब रुपए से ज़ायद की कमी देखी गई है। गो के FBR IMF की रजामंदी से तनख्वाहदार और दीगर शोबों को रिलीफ फराम करने की कोशिश में लगा हुआ है। FBR कमर्शियल बैंक्स और बचत स्कीमों में रखे गए डिपॉजिट्स पर हासिल होने वाली सूद की आमदनी पर टैक्स की शरह में 2% इजाफे पर गौर कर रहा है, जबकि दूसरी जानिब IMF को तरक्याती मनसूबों पर ज़्यादा फंड्स रखने पर भी एतराज़ है। पहले ये इत्तलात भी सामने आई कि हुकूमत ने मुल्क को दरपेश माली बहरान के बावजूद अगले माली साल के लिए 4100 अरब का तरक्याती प्लान तैयार किया, लेकिन आज वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी की ज़ेर सदारत जो एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का है उसमें रवा साल तरक्याती बजट 1000 अरब रुपए रखा गया है। इस हवाले से एहसन इकबाल क्या कह रहे थे, ज़रा उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। अब देखने की ज़रूरत है कि 1000 अरब रुपए का तरक्याती बजट IMF के लिए काबिल कबूल होता है या नहीं। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और इंपॉर्टेंट स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ ताकत का नशा एक बार फिर सर चढ़कर उस वक्त बोला जब कराची के इलाके डिफेंस में मोटरसाइकिल सवार नौजवान ने गलती से बासर शख्स सलमान फारूकी की गाड़ी को टक्कर मारी, जिसके बाद सलमान फारूकी ने खुद ही अदालत लगा ली और मुबैना तौर पर मोटरसाइकिल टकराने पर कार सवार शख्स सलमान फारूक ने नौजवान पर उसकी बहनों के सामने तशद्दुद किया। यह वाक़या उस वक्त और भी संगीन शक्ल इख्तियार कर लेता है जब मुतासरा लड़के की बहनों की फरियाद के बावजूद मुलजिम मोटरसाइकिल सवार नौजवान पर तशद्दुद करने से बाज नहीं आता, जिससे ज़ाहिर होता है कि ऐसे अफराद को कानून या अखलाकियात का कोई खौफ नहीं। अब पेश आने वाला ये वाक़या हमारे माशरे के उस तबकाती तजाद, ताकत के नशे और कानून के कमज़ोर नफाज को बेनकाब करता है जो एक अरसे से पाकिस्तानी माशरती ढांचे में सराहियत किए हुए है। मोटरसाइकिल सवार नौजवान पर उसकी बहनों के सामने होने वाला तशद्दुद सिर्फ एक ट्रैफिक हादसे का रद्द-ए-अमल नहीं, बल्कि ताकत के जोम में मुब्तला एक फ़र्द की तरफ से कानून की बेतौकीरी की खुली मिसाल है। सलमान फारूकी जैसे बासर अफराद का सड़क पर मुबैना तौर पर खुद साख्ता अदालत लगा लेना न सिर्फ शहरी आज़ादी को उसकी तज़हीक करता है, बल्कि ख़ातीन की मौजूदगी के बावजूद उस नौजवान पर मुसलसल तशद्दुद हमारी समाजी हसासियत और अखलाकी पस्ती का सबूत भी है। क्योंकि पुलिस ने मुलजिम सलमान फारूकी को गिरफ़्तार कर लिया है और उसे थाना गजरी के मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन मुलजिम की गिरफ्तारी की जो तस्वीर मंजर आम पर आई है उसने गिरफ्तारी को मुबैना तौर पर महज एक नुमाइशी कार्रवाई बनाकर रख दी है। तस्वीर में ऐसा लग रहा है जैसे जेल की जो कुंडी है वो खुली हुई है और ताला महज लटकाया हुआ दिखाई दे रहा है, जो इस बात की निशानदेही करता है कि ये सब कुछ शायद सिर्फ अवामी रद्द-ए-अमल को ठंडा करने के लिए होना तो ये चाहिए कि इसको एक टेस्ट केस बनाया जाए ताकि मुस्तकबिल में कोई भी ऐसा शख्स इस तरह की घिनौनी वारदात के प्रोग्राम के वक्त अपने इंतजाम को पहुँचे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। कल अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।